नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कुछ प्रीवियस एग्जाम पेपर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है और जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन है, क्या उनके आंसर होने चाहिए, विद रैशनल जो है कंप्लीटली हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। केएमसी के बारे में, कंगारू मदर केयर के बारे में कौन सी बात जो है वो सत्य है, ट्रू है। फर्स्ट है, कैन बी डन बाय फादर आल्सो, इंडिकेटेड फॉर लो बर्थ वेट बेबीज, इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। विच इज द करेक्ट अबाउट कंगारू मदर केयर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। कंगारू मदर केयर जो है, केएमसी इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ये एक तरीका है बच्चे में हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने का, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं ताकि बच्चा हाइपोथर्मिया में ना जाए। स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो होता है वो फादर मदर कोई भी कर सकता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है कि फादर भी दे सकते हैं केएमसी। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इसका दूसरा क्राइटेरिया है, जो कि लो बर्थ वेट बेबी के अंदर जरूरी है ताकि उसका वजन बढ़े, तो ये इंडिकेट होती है लो बर्थ वेट बेबी के अंदर। और इससे जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो इससे थर्मल कंट्रोल अच्छे से होता है। तो ये तीनों ही कम चीजें जो है वो केएमसी के बारे में एकदम सही है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन। डी यहाँ पे सही आंसर बनेगा, क्योंकि केएमसी के कंपोनेंट में स्किन टू स्किन कांटेक्ट, इसके अलावा जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और तीसरा इंपॉर्टेंट जो इसका कंपोनेंट है कि जो है अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप, ये भी इंपॉर्टेंट है। केएमसी देने से मरीज जो बच्चा है हॉस्पिटल से अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है और फॉलो अप में आ सकता है। तो ये तीन बातें इसके बारे में सत्य है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, प्रोपल्सिव स्टेज इन लेबर इन मल्टीपेरा इज। मल्टीपेरा वुमन के अंदर लेबर की प्रोपल्सिव स्टेज का टाइम पीरियड क्या रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर। याद रखिएगा, प्राइमी पेरा के अंदर प्रोपल्सिव स्टेज का टाइम थोड़ा लंबा होता है, मल्टी पेरा में कम होता है। कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? गुड, इट्स 20 मिनट्स। अगर आपने लेबर की प्रोसेस ढंग से पढ़ी है और उसके टाइम पीरियड को ढंग से पढ़ा है, तो जो प्रोपल्सिव स्टेज होती है लेबर की, प्रोपल्सिव स्टेज स्पेशली इन मल्टी पेरा वुमन, इट्स 20 मिनट्स, 20 मिनट की होती है प्रोपल्सिव स्टेज मल्टी पेरा के अंदर। प्राइमरी पेरा में से ज्यादा होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का सबसे कॉमन कारण क्या होता है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया? ओटाइटिस मीडिया इज द इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस अरियस और स्यूडोमोनास। कौन सा मोस्ट कॉमन कोज है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का? इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो करेक्ट आंसर बनेगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी is the most common cause of acute otitis media. Streptococcus pneumoniae is the most common cause of acute otitis media. नेक्स्ट है, ड्रग विच इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी इज। कुछ ड्रग्स के एग्जांपल है, कौन सी दवाई प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते? एस इनिबिटर्स, पेनिसिलिन, मेथाइलडोपा, लाबेटालोल। इनमें से कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती? एस इनिबिटर, पेनिसिलिन, मेथाइलडोपा और लाबेटालोल। तो देखिएगा, मेथाइलडोपा और लाबेटालोल ये दो वो ड्रग है जो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। ये ना प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में इसको काम में लेते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी को रूमेटिक हार्ट डिजीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, तो उस लेडी को पेनिसिलिन दवाई दी जा सकती है। तो ये तीनों दवाई इंडिकेटेड है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर जो दवाई होती है, जो कि बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की कैटेगरी में आती है, जिसका टेट्रोजेनिक इफेक्ट होता है फीटस के ऊपर। अगर प्रेगनेंसी में ये ड्रग लेडी को दी जाए तो उसका फीटस के ऊपर टेट्रोजेनिक इफेक्ट होता है, इसलिए ये दवाई प्रेगनेंसी में आप नहीं दे सकते। तो यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा ए, दैट इज एस इनहिबिटर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज इट हैज ए टेट्रोजेनिक इफेक्ट, और उसमें फीटल में जो है कंजेनाइटल डिफेक्ट कोज करती है। तो एस इनहिबिटर वो दवाई जिसके पीछे प्रिल वर्ड लगता है, प्रिल, रेमिप्रिल, एनालाप्रिल, है ना, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, जिन मेडिकेशन के पीछे प्रिल वर्ड लगता है
उन दवाइयों को एस इनहिबिटर कहते हैं, और ये इंडिकेट नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट है जिंक डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। जिंक की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है एक को छोड़ के। फर्स्ट है पुअर विजन, डायरिया, डर्मेटाइटिस और हाइपोगोनेडिज्म। जिंक एक मिनरल्स है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों के अंदर डायरिया होता है कॉमनली, डर्मेटाइटिस होता है, और हाइपोगोनेडिज्म जिंक की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। गोनेट्स जो है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो तीन चीजें तो होती है, पर जिंक का संबंध विजन से नहीं है। विटामिन ए जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल विटामिन है जिसको विजन के लिए माना जाता है। रेटाइनॉल इसका नाम है, रेटाइनॉल। और ये रेटिनॉल जो होता है ये विजन विटामिन कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, जिंक की डेफिशिएंसी से विजन का कोई संबंध नहीं है। जिंक की डेफिशिएंसी से डायरिया, डर्मेटाइटिस और हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है, लेकिन इसका संबंध विटामिन ए पुअर विजन से नहीं है, जो कि विटामिन ए से संबंधित है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक विल यूजुअली हैव वार्म पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज। नॉर्मली हर तरह के शॉक के अंदर पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं वो कूल हो जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ परफ्यूजन। लेकिन एक मात्र ऐसा शॉक है जिसमें पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज वार्म हो जाते हैं, वो कौन सा है? हाइपोवोलेमिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, एनाफाइलेटिक। ऐसा शॉक जिसमें पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज वार्म हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, इट्स न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है, न्यूरोजेनिक शॉक, उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सप्रेशन के कारण वेजो डायलेशन देखने को मिलता है। पेरिफेरल एरिया में एक्सेसिव सप्लाई हो जाती है और उसकी वजह से एक्सट्रीमिटी जो होते हैं वो वार्म हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, है ना। एक्सट्रीमिटीज, पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं वो ड्राईनेस के साथ में वार्म देखने को मिलते हैं। हालांकि वहां पे हाइपोटेंशन होगा, लेकिन हाइपोटेंशन के साथ में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। इसके अलावा दो और उदाहरण होते हैं। हाइपोटेंशन तो होता है, लेकिन हाइपोटेंशन के साथ में क्या होता है न्यूरोजेनिक शॉक में? ब्रेडिकार्डिया। जबकि बाकी सारे शॉक में हाइपोटेंशन के साथ में क्या होता है? टेकिकार्डिया। यहाँ पे होएगा ब्रेडिकार्डिया, और उसका रीजन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सप्रेशन होना। पेरिफेरल एरिया वार्म और ड्राई होगा, जबकि बाकी सारे शॉक में पेरिफेरल एरिया कूल एंड कामी स्किन हो जाती है और स्वेटिंग होती है वहां पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, दैट इज न्यूरोजेनिक शॉक। पोटेशियम कंटेंट इन रिंगर लैक्टेट एम मोल पर लीटर। रिंगर लैक्टेट में पोटेशियम कितना होता है? 130, 4, 109 और 50। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 4 और 5 के आसपास होता है एम मोल पर लीटर। 130 वहां पे होता है सोडियम। रिंगर लैक्टेट में सोडियम की वैल्यू होती है 130, जबकि नॉर्मल सलाइन जो होती है उसमें सोडियम की वैल्यू होती है 154। जबकि नॉर्मल सलाइन में जो है पोटेशियम नहीं होता है। नॉर्मल सलाइन का मतलब ही सोडियम क्लोराइड है। तो नॉर्मल सलाइन जो होती है उसमें 154 mol सोडियम होता है। रिंगर लैक्टेट में सोडियम जो होता है वो 130 होता है, जबकि पोटेशियम का यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है, तो ये होएगा 4। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 4, और ये होता है पोटेशियम। 109 नॉर्मल क्लोराइड की वैल्यू होती है ब्लड के अंदर, और 50 जो होता है नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उनका लेंथ 50 सेंटीमीटर होता है। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस इज बेस्ट गिवन। एंटीबायोटिक जो एज ए प्रोफाइलैक्सिस देते हैं वो कब देना चाहिए, उसका सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? 1 day बिफोर सर्जरी, 2 hour बिफोर सर्जरी, बिफोर टाइम ऑफ इंसिजन, ओनली पोस्ट ऑपरेटिवली। बेस्टेस्ट टाइम क्या होता है एंटीबायोटिक का? दिल्ली एम्स का क्वेश्चन है। और सबसे बेस्ट टाइम होता है उसका इंसिजन लगाने के तुरंत पहले, बिफोर टाइम ऑफ इंसिजन। दिस इज द बेस्टेस्ट टाइम ऑफ प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक, जो कि ऑपरेशन थिएटर में ही दिया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी। एक दिन पहले, 2 घंटे पहले और पोस्ट ऑपरेटिवली, ये कंसेप्ट नहीं है। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक पोस्ट ऑपरेटिव लगता ही नहीं है, और एक दिन पहले और 2 घंटे पहले ज्यादा अर्लियर टाइम है। बिफोर टाइम ऑफ इंसिजन बेस्ट और सुटेबल टाइम है एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करने का, जो प्रोफाइलैक्टिक के तौर पे हम वहां पे दे रहे हैं। नेक्स्ट है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच मेक्स द पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव अर्लीस्ट। कौन सा एटीटी है जो पेशेंट को नॉन इन्फेक्शियस बनाता है सबसे पहले, मतलब सबसे पहले काम करने वाली एटीटी? आइसोनियाजाइड, रिपाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्बुटोल। चार तरह की फर्स्ट लाइन कैटेगरी की ड्रग है,
और उसमें किसी भी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है उसके खिलाफ सबसे पहले एज ए प्रोपाइलैक्टिक और सबसे पहले फंक्शन करती है, सबसे पहले माइक्रो जो है ये आइसोनियाजाइड, सबसे पहले ये देती है आइसोनियाजाइड, इसको आईएनएच लिखते हैं शॉर्ट में, आइसोनियाजाइड दवाई का नाम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए, जो कि अर्लीस्ट एक्शन देती है एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को मैनेज कर रहे हो और बहुत अच्छे से जवाब भी दे रहे हो। याद रखिएगा इसी तरीके के क्वेश्चन वहां पे आपके सामने खुलेंगे, ऐसे ही चार चार ऑप्शन आएंगे और इसी तरीके से बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए और बहुत आराम से क्वेश्चन, आराम से आंसर देना, डेफिनेटली आपके आंसर सारे के सारे करेक्ट होंगे। और हम अगर एग्जाम को एग्जाम की तरह लेते हैं और घबराने लग जाते हैं तो आंसर गलत हो जाते हैं। अभी देखो आप कितने आराम से बोल रहे हो कि हाँ ये ए होगा, इसका बी होगा, और एग्जाम में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जबकि क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं और ये सारे ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सोचे, आराम से, कंफ्यूज ना हुए, ऐसे ही कूल माइंड से एग्जाम दे, उसको सिर्फ एग्जाम माने, उसको मतलब करो या मरो ना माने, उसको जिंदगी ना बना ले। वो एक सिंपल सा एग्जाम है जो 2 या 3 घंटे का एग्जाम होता है और 200 क्वेश्चन आते हैं और हमें 120 से 130 करेक्ट करने हैं। बड़े आराम से, बड़े इजीली उनको करिएगा हैंडल, इसी तरीके से जैसा अभी आप कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर जाएंगे। नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसमिशन इज सीन विद विच टाइप ऑफ हिपेटाइटिस। कौन सा हिपेटाइटिस जो होता है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है उसका, हिपेटाइटिस बी, ए, सी और ई। वर्टिकल का मतलब होता है बच्चे से मदर में। ऐसा कौन सा हिपेटाइटिस है जो बच्चे से मदर में जाता है? वो जो ब्लड बोर्न हिपेटाइटिस होता है। और डेफिनेटली वेरी गुड, बी फॉर ब्लड और बी फॉर हिपेटाइटिस बी। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एकमात्र हिपेटाइटिस जिसका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है वो हिपेटाइटिस बी है। हिपेटाइटिस बी जो है एक डीएनए वायरस है, बाकी सारे आरएनए वायरस होते हैं। हिपेटाइटिस ए जो होता है वो ओरोफिकल रूट से होता है और ब्लड सॉरी जो है वाटर, अनप्यूरिफाइड वाटर और फूड जो होता है उससे फैलता है। हिपेटाइटिस सी जो होता है वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन ज्यादातर होता है। और हिपेटाइटिस ई जो होता है वो प्रेगनेंसी में ज्यादा देखने को मिलता है। ये सब बातें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए, दैट इज हिपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है एचआईवी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुड बी स्टार्टेड विद इन। पोस्ट प्रोफाइलैक्टिक एक्सपोजर जो है वो कितने टाइम में स्टार्ट कर देना चाहिए एचआईवी के मरीज में के एक्सपोज होने के बाद में? 1 to 2 आवर्स, 14 आवर्स, 18 आवर्स और 72 आवर्स। प्रीवियस एक वीडियो लेक्चर के अंदर भी मैंने डिस्कस की थी ये पूरा एचआईवी। तो एचआईवी जो है पोस्ट प्रोफाइलैक्टिक जो है वो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर शुरू कर देना चाहिए। 1 to 2 आवर्स, विद इन 1 to 2 आवर्स शुड बी स्टार्टेड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एचआईवी। 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए। स्नेलन चार्ट जो है उसको रीड कराया जाता है। स्नेलन चार्ट जो होता है वो विजन का पता लगाने के लिए चेक करते हैं, विजन एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी जिसको कहते हैं। तो उसको रीड करने के लिए कितने डिस्टेंस पे मरीज को खड़ा किया जाता है? 6 फीट, 14 फीट, 20 फीट, 24 फीट। कितने फीट पे आप खड़ा करके स्नेलन चार्ट का जो है विजन कराएंगे या विजन चेक करेंगे? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, इट्स ए सी। बहुत ही शानदार। 20 फीट की डिस्टेंस पे खड़ा करके, या 20 फीट बोलो या 6 मीटर बोलो, 20 फीट बोलो या 6 मीटर बोलो, इतनी डिस्टेंस पे खड़ा कर देखिएगा। 1 फीट जो होता है जो है उसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं और 20 फीट में 600 सेंटीमीटर होंगे। 600, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 6 मीटर भी बोल सकते हैं। तो 20 फीट बोलो, 600 सेंटीमीटर बोलो या 6 मीटर बोलो, एक ही बात है। इतनी डिस्टेंस पे खड़ा करके हम रीडिंग चेक कराएंगे स्नेलन चार्ट के अंदर। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन शॉक इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन शॉक कौन सा होता है? हाइपोवोलेमिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, एनाफाइलेटिक। चिल्ड्रन जिनका बॉडी वेट जो होता है, टोटल बॉडी वेट का जो है 80% वाटर होता है और पानी की कमी उसमें सबसे ज्यादा शॉक का कारण बनती है। और इन चार ऑप्शन में वेरी गुड, एकमात्र ऑप्शन ए ऑप्शन है और जो इंडिकेट करता है हाइपोवोलेमिक शॉक को। तो हाइपोवोलेमिक शॉक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन चिल्ड्रन। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। मोस्ट कॉमन शॉक हाइपोवोलेमिक, वॉल्यूम की कमी होने वाले शॉक को हाइपोवोलेमिक कहते हैं। न्यूरोजेनिक नर्वस सप्रेशन, सिंपैथेटिक सप्रेशन से, कार्डियोजेनिक हार्ट की किसी प्रॉब्लम की वजह से, और एनाफाइलेटिक एलर्जिक टाइप का शॉक होता है किसी एक्सटर्नल जो है एलर्जन के कारण ये अकर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए, दैट इज हाइपोवोलेमिक शॉक।
नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी अकर इन पेशेंट टेकिंग फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट लाइन एटीटी लेता है उसमें कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? फर्स्ट लाइन एटीटी जो है उसमें आइसोनियाजाइड दवाई होती है और आइसोनियाजाइड एक विटामिन की डेफिशिएंसी करती है। विच वन? नियासिन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड और थायामीन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इट्स बी, इट्स बी, दैट इज पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है आइसोनियाजाइड की वजह से, जिसकी वजह से होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए जब हम आइसोनियाजाइड किसी को देते हैं तो साथ में विटामिन B6 दिया जाता है, B6 दिया जाता है। नियासिन जो होता है विटामिन B3 है, विटामिन B3 है नियासिन, विटामिन B3 है। थायामीन जो है विटामिन B1 है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोला जाता है, विटामिन सी को बोला जाता है। तो पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी होती है यहाँ पे, नियासिन, थायामीन या एस्कॉर्बिक एसिड की नहीं होती है। क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाले मरीज में थायामीन की डेफिशिएंसी होती है, दैट इज विटामिन B1, थायामीन। थायामीन से वर्निक्स एनकेफेलोपैथी और कोरेस्कॉप सिंड्रोम, इसके अलावा बेरी बेरी ड्राई और वेट बेरी बेरी, ये बीमारी होती है थायामीन से। नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा बीमारी होती है, पेलेग्रा ना, इससे पेलेग्रा होती है। और पेलेग्रा के अंदर 4D साइन आते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी, है ना, वन इज वेट एंड वन इज ड्राई। और इसके अलावा वेट है उसके अंदर कार्डियक सिम्टम आते हैं और ड्राई में नर्वस सिस्टम के सिम्टम आते हैं, है ना, इसमें कार्डियक सिस्टम आते हैं और इसमें नर्वस सिस्टम के सिम्टम आते हैं। इसके अलावा कोरेस्कॉप सिंड्रोम और जो है वर्निक्स एनकेफेलोपैथी, ये भी थायामीन की डेफिशिएंसी से होता है अल्कोहल वाले मरीजों में, क्रोनिक एल्कोहलिज्म। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, विटामिन सी जो होता है वो एक जो है हम कह सकते हैं कि कोएगुलेशन विटामिन माना जाता है, क्लोटिंग की मैकेनिज्म मदद करता है, ब्लड जो सेल्स होती है उनके फॉर्मेशन में मदद करता है, एनीमिया के ट्रीटमेंट में भी काम में लेते हैं, हीलिंग में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के। नेक्स्ट है रूट ऑफ डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस के अगेंस्ट लगाने जाने वाले वैक्सीन को डीपीटी वैक्सीन कहते हैं। और उसका रूट क्या होता है? IM, IV, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। वेरी गुड। IM लगता है DPT 0.5 ml, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर वास्टस लैटरलिस मसल, डेड डेड 2.5 और 3.5 महीने पे, है ना, ये टाइम पीरियड होता है इसके लगने का, है ना, 1.5, 2.5 एंड 3.5 मंथ्स पे लगता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस के अगेंस्ट DPT वैक्सीन। तो ये कुछ मजेदार इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, खुद तक नॉलेज को लिमिटेड ना रखें, इसको एक्सपांड करें। जितना एक्सपांशन होगा उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा और जिस तक आप पहुंचाओगे वो आपके लिए जरूर दुआ करेगा कि एक दिन मैं सक्सेस हो ना हो, जिन्होंने मुझ तक ये चीज पहुंचाई है वो लाइफ में सक्सेस हो। और दुआओं में बहुत दम होता है, करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।